गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं नवनीत वाजपेयी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक में, आज के चैप्टर में, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे आनुवांशिकी और विकास। अब सबसे पहले आपको बता दें कि आनुवांशिकी जो शब्द है, द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, इसको कहा जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी और विकास। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक शब्द आया, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इस शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू बेटसन। उन्होंने 1905 में इस शब्द का प्रयोग किया था। एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। सन 1905 में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। अब ये जो टर्म आनुवंशिकी है, द टर्म जेनेटिक्स, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया था, लेकिन आनुवंशिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से, ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसका मतलब दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो उन्हें आनुवांशिक, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहा जाता है इनको। तो उन्हें आनुवांशिक लक्षण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, उन्हें आनुवांशिक लक्षण। तथा यह प्रक्रिया, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। आनुवंशिकता कहलाती है, आनुवंशिकता। तथा इसके अध्ययन की शाखा, आनुवांशिकी कहलाती है, शाखा आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब माता पिता से संतान में पहुंचते हैं, तो उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तथा ये प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। और इसके अध्ययन की जो शाखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज जेनेटिक्स, इसके अध्ययन की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है स्टूडेंट्स। अब आपको ये जो आनुवांशिकी है, शाखा है, तो चूंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक,
फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। जीजे मेंडल लिखा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहे जाने का एक कारण है, क्योंकि मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों की व्याख्या की थी। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों की व्याख्या की थी, इसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब इनके नियमों की पुष्टि इन्होंने क्या किया था कि ह्यूगो डी ब्रीज और इनके साथ में जो है अन्य वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के शेरमार्क और कार्ल कोरेंस। ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, कार्ल कोरेंस तथा ह्यूगो डी ब्रीज, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की व्याख्या की थी और उसी आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों का विधिवत अध्ययन करके जो नियम प्रतिपादित किया था, तो उसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब आनुवांशिकी के नियमों का जो प्रमाणीकरण हुआ वो सन 1900 में हुआ। आनुवांशिकी के जो नियम बने वो उनका प्रमाणीकरण सन 1900 में हुआ और उसका प्रमाणीकरण ह्यूगो डी ब्रीज, वान शेरमार्क तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने निर्धारित की थी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे इस पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं आनुवांशिकी के रिलेटेड, जो अभी आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो शब्द बार बार आएंगे। तो पूरे चैप्टर की शब्दावली आप कह सकते हैं द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स कह सकते हैं। इससे संबंधित कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर में आएंगे। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। जैसे एक सबसे पहला टर्म आता है संकरण। संकरण टर्म आता है, संकरण जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराया जाता है। तुलनात्मक मतलब है कि एक देसी प्रजाति और एक विदेशी प्रजाति, तो इसे हम कहते हैं संकरण। इसे ही हम संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये संकरण कई विधि से होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण कहलाता है। तो सीधे से आपको समझ लेना है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, यानी जो गैमेट्स होते हैं, दोनों गैमेट कंपैरेटिव होते हैं, यानी सेम नहीं होते हैं, दोनों में भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे लक्षणों वाले युग्मकों को कहा जाता है तुलनात्मक, कंपैरेटिव गैमेट्स कहा जाता है। तो जब इनके मध्य हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जैसे एक देसी प्रजाति और दूसरी विदेशी प्रजाति, तो इस प्रकार के गैमेट्स के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम जो है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो आपका टर्म आता है, दूसरा जो टर्म है वह है जीन। जीन क्या शब्द होता है? जीन आप जानते होंगे, जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? जीन जो शब्द होता है, जीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब जीन को समझने की आप जरूरत क्या है कि किसी गुणसूत्र पर स्थित किसी गुणसूत्र पर स्थित
डीएनए का किसी गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो जीन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन के लिए उत्तरदायी होता है उसे जीन कहते हैं। यानी कोई भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का मतलब आप देखते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है और ये क्रोमैटिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमैटिड्स होते हैं। ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं यहाँ पर ऐसे क्रोमैटिड्स दोनों लगे होते हैं। तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं इस पर, क्रोमैटिड्स पर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, कह रहा किसी गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो जीन के लिए उत्तरदायी होता है। जीन के लिए, कोई त्वचा के रंग के लिए, कोई बाल के रंग के लिए जो उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है वही डीएनए कहलाता है, जीन कहलाता है। ये स्टूडेंट्स आपने समझ लिया। अब जो दूसरा एक टर्म आता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है? जिसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप क्या है आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। नंबर 3, जीन प्रारूप, इसको स्टूडेंट्स अंग्रेजी में कहा जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीन प्रारूप क्या होता है? जब किसी जीव की हम केवल जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं। जीनोटाइप में क्या करते हैं? किसी जीव की केवल किसी एक लक्षण का जीन प्रदर्शन करते हैं तो उसको हम जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी जीव के एक लक्षण के जीन का अध्ययन, जीन का प्रकटन या जीन का अध्ययन, यानी किसी जीव की जो जीनी संरचना है। जीनी संरचना का मतलब है जैसे एक लंबा पौधा है तो उसको हम टी जीन से प्रकट करते हैं और दूसरा बौना पौधा है तो उसको स्मॉल टी से प्रकट करते हैं। तो ये इसका जीनोटाइप कैरेक्टर कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इसको जीनोटाइप कहते हैं। दूसरा अगला टर्म होता है दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप क्या होता है? इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? फिनोटाइप। समझ में आ रहा है सबके? आ रहा है। फिनोटाइप ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है। अब फिनोटाइप क्या होता है? किसी जीव की जो उसकी आकारिकी संरचना हो, किसी जीव की जो दृश्य रूप संरचना होती है, किसी जीव की दृश्य रूप फिनोटाइपिकली, इसको कहा जाता है फिनोटाइपिकली संरचना। यानी किसी जीव की जो मॉर्फोलॉजी होती है, आकारिकी होती है, तो वह उसकी फिनोटाइप स्ट्रक्चर कहलाता है। उसको हम आकारिकी संरचना स्टूडेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये जो आप टर्म पढ़ रहे हैं ये आपको क्लास में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीन क्या है, या जीन प्रारूप क्या है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगला एक टर्म आता है, उसको कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। और एलील आप बहुत घबराते हैं जब एलील शब्द आता है तो समझ में नहीं आता। इसमें क्या होता है कि विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े, विपरीत एलील
इसे कहते हैं विपरीत अपोजिट, विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े एलील कहलाते हैं। जीन के जोड़े एलील कहलाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में लिखा जाता है ब्लड ग्रुप ए में लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये जो संरचना है ये इनके एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो इनको स्टूडेंट्स हम एलील कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रत्येक टर्म को ध्यान देना है, प्रत्येक शब्द को ध्यान देना है कि कैसे आप प्रत्येक शब्द का अध्ययन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर आप इन टर्म्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं भी बोर्ड एग्ज़ाम में या कहीं भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, अगला टर्म जो आप देखेंगे उस टर्म को कहते हैं, ये आपने इतना समझ लिया, इसके आगे आप देखेंगे लगाई ऑन करी ऑन है। इतना आपने देखा और इसके एलील के बाद जो टर्म आता है वो टर्म आता है आपके सामने। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है समयुग्मजी। समयुग्मजी को कहा जाता है समयुग्मजी। इसको कहा जाता है होमोजाइगस। समयुग्मजी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत, समयुग्मजी में क्या होता है, इसके अंतर्गत होमोजाइगस कैरेक्टर का जब हम अध्ययन करते हैं तो जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन एक समान होते हैं। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन एक समान होते हैं, दोनों जीन एक समान होते हैं तो उन्हें हम होमोजाइगस या समयुग्मजी कहते हैं। एक समान होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए लंबाई का जीन है, जैसे लंबाई का जीन अगर ये दोनों जीन कैपिटल टी हैं, या दोनों अगर मान लीजिए यहाँ पर लाल रंग का जीन होता तो कैपिटल आर होता, तो ये दोनों जीन एक समान हैं। तो ऐसे जीन को, जैसे ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, तो यहाँ पर एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, यहाँ पर ये क्रोमैटिड, यहाँ पर ये क्रोमैटिड। तो कहने का मतलब ये भी टी है और ये भी टी है, दोनों जीन एक समान हैं। यही कह रहा है, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन एक समान होते हैं तो इन्हें हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो टर्म आता है उसे हम कहते हैं विषम युग्मजी। उसे क्या कहते हैं?
विषम युग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी, विषम युग्मजी को कहा जाता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कहा जाता है। और विषम युग्मजी का मतलब होता है जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, जब किसी लक्षण के जोड़े के, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन तुलनात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तुलनात्मक रूप से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे एक मान लीजिए लंबेपन का जीन कैपिटल टी है और दूसरे बौनेपन का जीन स्मॉल टी है, तो इस प्रकार का जीन जब प्रकट होता है तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं विषम युग्मजी। जैसे लंबाई के जीन के लिए कैपिटल टी होता है और बौनेपन के जीन के लिए स्मॉल टी होता है। तो ये अगर ये इस प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो इनको हम कहते हैं विषम युग्मजी स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगला जो टर्म आता है उसको हम कहते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। अब ये जो सभी टर्म हैं ये स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे टर्म हैं जो चैप्टर में बार बार आएंगे। तो अगर आपका इनके प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर को, इस यूनिट को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सह प्रभाविता क्या है? कोडोमिनेंस कहा जाता है इसको। सह प्रभाविता, सह माने होता है साथ साथ, प्रभाविता माने डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इसको साथ साथ जब प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं तो सह प्रभाविता कहते हैं। कैसे? जब किसी एक लक्षण के विशेष को नियंत्रित करने वाले दोनों विरोधी जीन, जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन, नियंत्रित करने वाले परस्पर नियंत्रित करने वाले दोनों परस्पर विरोधी जीन, करने वाले दोनों परस्पर विरोधी जीन, दोनों परस्पर विरोधी जीन अपने आप को एक साथ प्रकट करते हैं। जीन अपने आप को एक साथ प्रकट करते हैं, एक साथ प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम, तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी स्टूडेंट्स आपकी समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गाय में क्या होता है कि गाय का आधा रंग जो है काला होता है, आधा रंग सफेद होता है या किसी अन्य रंग का होता है। तो आधा रंग काला और आधा रंग सफेद, आधा रंग सफेद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काले रंग के लिए अलग जीन है और सफेद रंग के लिए अलग जीन है। तो यही कह रहा है, परिभाषा इसकी कह रही है कि जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, जब किसी एक लक्षण को, यानी रंग जो त्वचा का रंग है वो एक ही लक्षण है, त्वचा का रंग एक ही लक्षण है, नियंत्रित करने वाले दोनों परस्पर विरोधी जीन,
यानी एक काले रंग का जीन और दूसरे सफेद रंग का जीन अपने आप को एक साथ प्रकट करते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको एक एक चीज समझनी है। अब अगला जो आपका टर्म आता है उसको आप कहते हैं बहुविकल्पिता। बहुविकल्पिता क्या है इसमें आपको समझना है। बहुविकल्पिता बहुविकल्पिता मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है इसको। तो बहुविकल्पिता में क्या होता है? बहुविकल्पिता में स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जब उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में, जब उत्परिवर्तन के कारण किसी एक जीन में 2 से अधिक विकल्पी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। जब उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में, जब उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में, जब उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में, जब उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में 2 से अधिक, एक जीन में 2 से अधिक लक्षणों को, 2 से अधिक लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। तो इसे बहुविकल्पिता कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तो इसे ही यानी आप कह सकते हैं कि सीधे किसी जीन के पास, उसके पास विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि वो किस जीन को प्रकट करेगा, किस जीन को प्रकट नहीं करेगा। तो यही क्षमता कहलाती है, बहुविकल्पिता कहलाती है, मल्टीपल एलिलिज्म कहलाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट से एक पूछा जाता है कि बहुप्रभावी जीन क्या है? बहुप्रभावी जीन किसे कहते हैं? इसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बहुप्रभावी जीन, बहुप्रभावी जीन, बहुप्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है इसको, प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुप्रभावी जीन क्या होता है कि जब किसी एक जीन में, जब किसी एक जीन में एक से अधिक लक्षणों में, एक से अधिक लक्षणों को एक साथ प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। जब किसी जीन में, जब किसी जीन में, जब किसी जीन में एक से अधिक लक्षणों को प्रकट करने की क्षमता होती है, एक से अधिक लक्षणों को प्रकट करने की क्षमता होती है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। प्रकट करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे मक्के का दाना, मक्का जो होता है, भुट्टा होता है, तो मक्के जी मेज जिसको कहा जाता है, मक्के में आप देखते हैं पीले रंग का दाना भी होता है, ब्लैक कलर का दाना भी होता है, गोल्डन कलर का भी दाना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स कलर्स ऑफ ग्रेन्स आर फाउंड इन जी मेज। तो ये स्टूडेंट्स जो क्षमता है वो किसके कारण है? बहुप्रभावी जीन के कारण है, प्लियोट्रॉपिक जीन के कारण ये क्षमता मक्के में पाई जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक लास्ट टर्म आपको और मैं बताता हूँ जिसको कहा जाता है प्रबलतम जीन। क्या कहा जाता है? प्रबलतम जीन। प्रबलतम जीन क्या है? प्रबलतम जीन किसे कहते हैं वो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि प्रबलतम जीन है क्या, किसे कहते हैं प्रबलतम जीन। तो वो अगर आप समझ लेंगे तो प्रबलतम जीन किसे कहते हैं, इसको एपिस्टैटिक जीन कहा जाता है। प्रबलतम जीन को कहा जाता है एपिस्टैटिक जीन। प्रबलतम
जीन। प्रबलतम माने बहुत मजबूत, प्रबलतम जीन या इसको कहा जाता है एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन कहा जाता है। इसको स्टूडेंट्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसकी परिभाषा समझेंगे कि प्रबलतम जीन को जो कहा जाता है, प्रबलतम जीन जो होता है किसी एक गुणसूत्र के एक स्थान पर स्थापित जीन, किसी एक गुणसूत्र के एक स्थान पर स्थापित जीन जब उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। सीधे शब्दों में समझिएगा आप कि किसी एक गुणसूत्र के एक स्थान पर, 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 गुणसूत्र के एक स्थान पर, किसी एक गुणसूत्र के एक स्थान पर स्थापित जीन जब उसी गुणसूत्र के पर स्थापित जीन उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर स्थित, उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर स्थित, दूसरे स्थान पर स्थित, दूसरे स्थान पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। दूसरे स्थान पर स्थित जीन की स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर दूसरे